हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आ चुके हैं सेंट्री के फाइनल इशू के साथ। तो चलिए बिना किसी देर के कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क जल रहा है। वॉच टावर से पूरे सिटी में इमरजेंसी वार्निंग्स गूंज रही है। क्रिस्टलाइन प्लेग एक बार फिर लौट आया है। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कैसे इसने अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज को भी बेबस कर दिया था, और अब ये खौफनाक क्रिस्टल्स हर जगह फिर से मैनिफेस्ट होने लगे हैं। ये सिर्फ आम क्रिस्टल्स नहीं है, ये जिंदा चीजों की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर इनसे सीधे फिजिकल कांटेक्ट हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। लोगों को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर तुरंत एक्शन में उतरते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन उनसे एक कदम आगे निकल चुका है। क्रिस्टल्स उनके शिप को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं, और कुछ ही पलों में पूरा क्राफ्ट कंट्रोल खोकर जमीन पर जोर से क्रैश कर देता है। रीड, सू और द थिंग मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन असली खतरा अब उनके सामने खड़ा है। हर तरफ से क्रिस्टलाइन प्लेग उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। सू अपना फोर्स फील्ड क्रिएट करके उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी पावर्स बिल्कुल बेअसर साबित होती है। क्रिस्टल्स बिना रुके उस शील्ड को ढकेलने लगते हैं। बीच तबाही के सू घबरा कर रीड को पुकारती है। दोनों समझ चुके हैं कि शायद इस बार बचने का कोई रास्ता ही नहीं। उनके सामने पूरा शहर क्रिस्टल एक्सप्लोजन से फट रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी, चीखे और होपलेसनेस का मंजर है। और तब इस अंधेरी होपलेसनेस को चीरते हुए मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी रोशनी और ताकत एक साथ फूट पड़ती है। सेंट्री आ चुका है। अपने ओवरवेलमिंग पावर से वो क्रिस्टल्स को पल भर में तोड़ता हुआ फैंटास्टिक फोर तक पहुंच जाता है और उनकी जान बचा लेता है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रीड के चेहरे पर सुकून से ज्यादा सवाल नजर आता है। वही सेंट्री के चेहरे पर एक गहरा बोझ और शर्मिंदगी है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से दुनिया को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जरूरी है इस क्राइसिस को रोकना। इसलिए फिलहाल वो सिर्फ अपने दोस्तों का भरोसा मांगता है। हालात अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। सेंट्री वापस तो आ गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। क्रिस्टलाइन प्लेग अब न्यूयॉर्क के हर कोने तक फैल चुका है। हर मिनट के साथ ये और इवॉल्व होता जा रहा है। हीरोज जितने नए अटैक यूज करते गए, ये उतनी ही तेजी से उनके अगेंस्ट अडेप्ट करता गया। अब तक सारे सुपर हीरोज मिलकर भी इसे रोक नहीं पाए हैं, और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। लेकिन सेंट्री के पास एक प्लान है। उसे तुरंत फिफ्थ एवेन्यू तक पहुंचना होगा, बची हुई उम्मीद की आखिरी किरण बनकर। सेंट्री तूफान के रफ्तार से फिफ्थ एवेन्यू की तरफ उड़ पड़ता है, और फैंटास्टिक फोर भी बिना एक पल गवाए उसके साथ सपोर्ट में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पूरी सिटी एक वॉर जोन बन चुकी है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, पनिशर, नोवा और बाकी सब हीरोज अपनी जान की बाजी लगाकर क्रिस्टलाइन प्लेग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का बस एक ही मकसद है, सिविलियंस को जिंदा रखना। तभी वॉच टावर से एक नया ब्रॉडकास्ट पूरी सिटी में सुनाई देता है। सेंट्री अब इस क्राइसिस को हैंडल करेगा, और किसी भी हीरो को क्रिस्टलाइन प्लेग से डायरेक्ट एंगेज नहीं होना है। अब सबका सिर्फ एक ही मिशन था, जितना हो सके उतना वक्त खरीदना। और बस इसी ऑर्डर के साथ पूरी बैटल का ऑब्जेक्टिव ही बदल जाता है। अब जीतना नहीं था, अब सिर्फ वक्त बनाना था। उधर फिफ्थ एवेन्यू की तरफ बढ़ते हुए सेंट्री रीड को क्रिस्टलाइन प्लेग की असली नेचर के बारे में समझाने लगता है। साइंस के हिसाब से ये क्रिस्टल्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं। जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं। इसी वजह से पूरी सिटी में अजीब इलेक्ट्रिक एनॉमली देखने को मिल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सारे क्रिस्टल्स एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे थे। मतलब उनके एक्शंस रैंडम नहीं थे, उनके पीछे एक पैटर्न था। और हो सकता है कि यही पैटर्न इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी हो। अब प्लान सिर्फ एक ही बचा था। जब तक रीड और सेंट्री ये समझ नहीं लेते कि क्रिस्टल से कम्युनिकेट कैसा किया जाए या इन्हें परमानेंटली रोका कैसे जाए, तब तक बाकी सारे हीरोज को हर कीमत पर क्रिस्टलाइन प्लेग को बिजी रखना होगा। क्योंकि इस जंग में अब हर सेकेंड पूरी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। इन्हीं सब बातों के बीच फैंटास्टिक फोर आखिरकार फिफ्थ एवेन्यू तक पहुंच जाते हैं। पूरा एरिया तबाही का मंजर बन चुका था।
सड़कें टूट चुकी थी, बिल्डिंग्स बिखर रही थी और उन्हीं खंडरों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, द हल्क। जैसे ही हल्क की नजर सेंट्री और द थिंग पर पड़ती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसके लिए सेंट्री सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। और अब उसे सेंट्री को द थिंग के साथ देखकर थोड़ी सी जलन होने लगती है। हल्क का मूड देखते ही सेंट्री तुरंत बीच में आता है। सिचुएशन को फोर्स से नहीं, दोस्ती से हैंडल करना ज्यादा जरूरी था। कुछ ही पलों में सेंट्री हल्क को एक कंपटीशन में उलझा देता है कि आखिर सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स कौन तोड़ सकता है, हल्क या द थिंग। जो ज्यादा क्रिस्टल्स तोड़ेगा वो सेंट्री का बेस्ट फ्रेंड माना जाएगा। बस इतना सुनना था कि कंपटीशन का नाम आते ही हल्क के अंदर का बच्चा जाग उठता है और वो पूरी ताकत के साथ क्रिस्टल के समंदर में घुस पड़ता है। हर पंच के साथ क्रिस्टल हवा में बिखरने लगते हैं। सेंट्री बस मुस्कुराता है और द थिंग को भी हल्क का साथ देने का इशारा करता है। थिंग भी बिना वक्त गवाए उसके पीछे चार्ज कर देता है। अब शहर के दो सबसे बड़े पावर हाउसेस सिर्फ एक ही काम में लगे थे, जितने ज्यादा हो सके उतनी क्रिस्टल्स तोड़ना। रीड और सू ये सब देख रहे थे, लेकिन असल में यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह सेंट्री का डिस्ट्रैक्शन था। उसे हल्क और थिंग को बिजी रखना था ताकि वो बिना किसी इंटरप्शन के अपना असली प्लान एग्जीक्यूट कर सके। अब वक्त आ गया था क्रिस्टलाइन प्लेग के सोर्स को चैलेंज देने का। सेंट्री सू और जॉनी को पूरा एरिया सिक्योर रखने की जिम्मेदारी देता है। जब तक वो और रीड अपना काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक एक भी क्रिस्टल उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो वो करने जा रहे थे उसमें गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। इसी बीच वॉच टावर कंफर्म करता है कि मेन ट्रांसमीटर रेडी है, सारे सिस्टम सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और अब सिर्फ सेंट्री के सिग्नल का इंतजार है। ये सुनते ही रीड एकदम से रुक जाता है। उसके दिमाग में अचानक सारे पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं और तब उसे सेंट्री के प्लान का असली ट्विस्ट समझ आता है। सेंट्री ट्रांसमीटर को यूज नहीं करेगा, सेंट्री खुद ट्रांसमीटर बनने वाला था। पूरे सिटी में जो सिग्नल भेजना था उसका सोर्स कोई मशीन नहीं, बल्कि खुद सेंट्री होने वाला था। लेकिन सिर्फ सिग्नल भेजना ही काफी नहीं था। ये क्रिस्टल्स कोई बेजान चीजें नहीं थे, ये सेंटिएंट थे। ये ऑब्जर्व करते थे, सीखते थे, अडेप्ट करते थे और हर मूव का जवाब देते थे। इसीलिए सेंट्री को रीड की जरूरत थी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इक्वेशंस और कैलकुलेशंस इस बार काम नहीं आने वाले थे। रीड को रियल टाइम में इन क्रिस्टल्स के हर रिएक्शन को समझना था, उनकी सोच का पैटर्न पकड़ना था और हर अगले मूव का तुरंत जवाब देना था। एक तरह से उन्हें इन क्रिस्टल से लड़ना नहीं था, उन्हें आउटस्मार्ट करना था। रीड जानता था कि यह प्लान जितना ब्रिलियंट था उतना ही खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती सिर्फ मिशन ही नहीं, पूरी सिटी को खत्म कर सकती थी। फिर भी वो सेंट्री पर भरोसा करते हुए इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे इम्पॉसिबल और सबसे पागल लगने वाले प्लान्स ही दुनिया को बचा लेते हैं। पूरे बैटलफील्ड में तुरंत एक इमरजेंसी ट्रांसमिशन भेजा जाता है। सारे हीरोज को बता दिया जाता है कि सेंट्री और रीड अब क्रिस्टलाइन एंटिटी के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही इस जंग का ऑब्जेक्टिव भी बदल जाता है। अब जीतना नहीं था, बस टिके रहना था। जब तक रीड और सेंट्री अपना काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक हर हीरो को हर हाल में क्रिस्टलाइन प्लेग को बिजी रखना था। और इसी के साथ वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन अपनी को बचाते हुए क्रिस्टल्स को एंगेज कर रहे थे, ताकि उनका ध्यान फिफ्थ एवेन्यू से हटा रहे। दूसरी तरफ हल्क और द थिंग का चैलेंज भी और ज्यादा इंटेंस हो चुका था। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के जुनून में बिना रुके क्रिस्टल्स को तोड़ते हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर स्मैश के साथ जमीन कांप रही थी और क्रिस्टल के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बिखरते जा रहे थे। हर हीरो इस वक्त सिर्फ एक ही मिशन निभा रहा था, सेंट्री के लिए वक्त खरीदना। और अब आ चुका था वो फाइनल मूवमेंट। डिवाइस पूरी तरह रेडी था। रीड सारी कैलिब्रेशंस कंप्लीट कर चुका था और सेंट्री भी मेंटली प्रिपेयर्ड था। अब सब कुछ उन दोनों पर डिपेंड करता था। सेंट्री धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सारी कॉस्मिक एनर्जी को अंदर ही अंदर फोकस करना शुरू कर देता है। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, क्रिस्टलाइन एंटिटी से कनेक्ट होना, क्योंकि अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता तो उनके पास कोई दूसरा प्लान नहीं बचता।
धीरे धीरे सेंट्री की बॉडी गोल्डन एनर्जी से ग्लो करने लगती है, जैसे वो खुद एक लिविंग ट्रांसमीटर में बदल रहा हो। पूरे न्यूयॉर्क का फ्यूचर इस वक्त उसके कंधों पर था। उधर रीड भी पूरी तरह डिवाइस में डूबा हुआ था। उसकी नजर सिर्फ रैपिडली बदलते हुए डेटा और फ्रीक्वेंसीज पर थी। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन सब कुछ खत्म कर सकती थी। स्क्रीन पर नंबर्स लगातार बदलते जा रहे थे और आखिरकार रीड क्रिस्टल्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लॉक कर देता है, 36.157 किलोहर्ट्ज। सिग्नल ट्रांसमिट +2 होना शुरू हो जाता है। सेंट्री और भी गहरे फोकस में चला जाता है। अपनी ही बॉडी को ट्रांसमीटर की तरह यूज करते हुए वो उस फ्रीक्वेंसी के जरिए एंटिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुछ ही पलों बाद उसे पहली बार उस मौजूदगी का एहसास होता है। ये सिर्फ क्रिस्टल्स का नेटवर्क नहीं था, ये वाकई एक जिंदा एंटिटी थी, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो उन्हें महसूस कर रही थी, लेकिन वो अब भी अपनी असली फ्रीक्वेंसी छुपाकर सामने आने से बचने की कोशिश कर रही थी। अपनी असली फ्रीक्वेंसी को लगातार हाइड कर रही है और हर सेकंड के साथ अडेप्ट भी हो रही है। रीड तुरंत फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू करता है। 34, फिर 33। हर एडजस्टमेंट के साथ कनेक्शन और स्टेबल होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे उस एंटिटी के और करीब पहुंच रहे थे। लेकिन तभी सेंट्री का चेहरा एकदम से बदल जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती है और वो अचानक बिल्कुल चुप हो जाता है। एंटिटी ने उन्हें सिर्फ महसूस नहीं किया था, उसने सेंट्री को देख लिया था। अगले ही पल हर तरफ क्रिस्टल्स फटने लगते हैं। रोशनी के तेज फ्लैशेस और क्रिस्टल के अनेक टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन रीड जानता था अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो बिना एक सेकंड गवाए फ्रीक्वेंसी और नीचे ले जाना शुरू करता है। 31.257, फिर 31.2568 और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सिस्टम लॉक हो जाता है। कनेक्शन अब बिल्कुल स्टेबल था। थोड़ी ही दूर जॉनी और सू हैरानी से ये सब देख रहे थे। जो क्रिस्टलाइन प्लेग अब तक हर सेकेंड और तेजी से फैल रहा था, वही क्रिस्टल्स अब धीरे धीरे रुकने लगते हैं। उनकी ग्रोथ स्लो पड़ गई और पहली बार वो पीछे हटने लगे। जैसे ही क्रिस्टलाइन एंटिटी को एहसास हुआ कि सेंट्री ने उसकी असली फ्रीक्वेंसी ट्रेस कर ली है, उसने कनेक्शन तोड़कर वापस भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। सेंट्री की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी थी। तब रीड चिल्लाता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लॉक मत करो, इससे नीचे जाओ, डिसोनेंस क्रिएट करो, उसकी रेजोनेंस तोड़ दो, उसके अंदर से कोलैप्स करना होगा। यही उनका असली ट्रम्प कार्ड था। एंटिटी को फोर्स से नहीं, उसकी ही फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट यूज करके तोड़ना था। उसी वक्त वॉच टावर से एक और अपडेट आता है, रिएक्शन कंफर्म। क्रिस्टल्स अनस्टेबल हो रहे हैं, एंटिटी रिट्रेट कर रही है। पूरे बैटलफील्ड में पहली बार उम्मीद की एक लहर दौड़ जाती है और फिर सेंट्री अपनी सारी कॉस्मिक पावर को एक जगह चैनलाइज करना शुरू कर देता है। इतनी इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं था। हर सेकंड उसके शरीर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं। एक जोर की चीख के साथ उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूयॉर्क के बीच एक नया सूरज जन्म ले चुका हो। गोल्डन एनर्जी की लहरों का तूफान हर तरफ फैलने लगता है। जहां जहां वो एनर्जी पहुंचती है, क्रिस्टल्स अंदर से टूटने लगते हैं। सू तुरंत अपना फोर्स फील्ड क्रिएट करके फैंटास्टिक फोर को शील्ड कर लेती है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुका था कि अगला ब्लास्ट कितना विनाशकारी होने वाला है। जमीन जोर जोर से कांपने लगती है, इमारतें हिलने लगती हैं, शीशे टूट जाते हैं। पूरा फिफ्थ एवेन्यू एक मैसिव शॉकवेव में डूब जाता है और अब उस सब के बीच सेंट्री बिल्कुल सीधा खड़ा है, एक चमकते हुए सूरज की तरह, जो अपने पूरी ताकत से क्रिस्टलाइन एंटिटी को मिटा देने पर उतर आया था। और फिर बूम, एक इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा एरिया धूल, धुएं और मलबे के बादल में गायब हो जाता है। आसपास की बिल्डिंग्स पल भर में टूटकर बिखर जाती है। कुछ लम्हों तक बस सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई मूवमेंट, सिर्फ उड़ती हुई धूल। धीरे धीरे जब धूल बैठने लगती है, फैंटास्टिक फोर संभलते हुए खड़े होते हैं और बेचैनी से अपने आसपास देखते हैं। और जो नजारा उनके सामने था, उसने सब कुछ बदल दिया। क्रिस्टलाइन प्लेग गायब हो चुका था।
ना कोई बढ़ते हुए क्रिस्टल्स, ना कोई रेजोनेंस, ना ही उस एंटिटी का कोई निशान। मिशन सक्सेसफुल था। मलबे के बीच सेंट्री बिल्कुल शांत खड़ा था। इतने बड़े ब्लास्ट और तबाही का उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी, एक मुस्कान जो कह रही थी, इस बार दुनिया बच गई। सब कुछ शांत हो चुका है। क्रिस्टलाइन प्लेग खत्म हो गया है और सिटी एक बार फिर सुरक्षित है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। मशीन के लगातार बीप के बीच मिस्टर फिस्ट अचानक होश में आ जाता है। आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर दर्द और कंफ्यूजन साफ दिख रहा होता है। वो आसपास नजर दौड़ाता है, लोगों को पुकारता है, लेकिन पूरा रूम खाली है। और तभी अंधेरे से वॉइड उसके सामने उभरने लगता है। उसे देखते ही फिस्क बुरी तरह घबरा जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। उसका पूरा क्रिमिनल एम्पायर मिट्टी में मिल चुका था। बिलियंस का नुकसान हो गया था। हजारों लोग बेरोजगार हो चुके थे और न जाने कितने जानों की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन इतने तबाही के बाद भी वॉइड के चेहरे पर जरा सी भी बेचैनी नहीं थी। उसके लिए फिस्क का काम पहले ही पूरा हो चुका था और अब वो उसके किसी काम का नहीं रहा। फिर भी उसे खत्म करने के बजाय वॉइड एक और मौका देता है। फिलहाल उसे सिर्फ अपनी बैटरीज रिचार्ज करनी है। जब दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी, वॉइड खुद उसके पास लौट आएगा। अपनी बात खत्म करते ही वॉइड धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। कुछ ही पल बाद डॉक्टर्स और केयर टेकर्स रूम में दौड़ते हुए पहुंचते हैं। फिस्क को होश में देखकर वो पहले ही हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर उसकी बदल चुकी स्किन पर पड़ती है। रूम में खड़े सब लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फिस्क के साथ क्या हुआ। उसका अचानक रिकवर होना बहुत ही शॉकिंग था। वॉच टावर में अब सेलिब्रेशन का माहौल था। हीरोज अपनी जीत एंजॉय कर रहे थे। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि हल्क अब बेस्ट फ्रेंड 1 वाली टी शर्ट पहने घूम रहा था, जो साफ दिखाता है कि क्रिस्टल्स तोड़ने वाले उस कंपटीशन में आखिरकार वही जीता था। रीड लीगल कॉम्प्लिकेशंस और लॉ सूट्स को लेकर बात कर रहा था। बाकी हीरोज भी अपनी अपनी सेलिब्रेशंस में लगे थे, लेकिन इस सारी खुशी के बीच सेंट्री सबसे अलग अकेला खड़ा था। रीड उसकी तन्हाई नोटिस करता है और उसके पास चला जाता है। कुछ देर बाद सेंट्री अपने अंदर दबाए हुए सच को रीड के सामने रख देता है। इतने सालों तक उसने खुद को ये यकीन दिलाया था कि वो वॉइड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि वो सिर्फ खुद से झूठ बोल रहा था। शायद उस झूठ के बिना इतनी इमेंस पावर का बोझ उठाना भी मुमकिन नहीं था। उसके हिसाब से हर सुपर हीरो को कभी ना कभी मुश्किल मॉरल चॉइसेस लेनी पड़ती है। अक्सर 10 लोग को बचाने के लिए 2 लोग की कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन उसकी सिचुएशन सबसे अलग थी। जब भी वो 10 लोगों को बचाता था, वॉइड उतनी ही जिंदगियों की कीमत मांगता था, जैसे हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो। इसी वजह से लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन उसका मकसद कभी तबाही मचाना नहीं था, वो सिर्फ लोगों को बचाना चाहता था। इसीलिए सेंट्री को रीड के भरोसे की जरूरत थी। सेंट्री जानता था कि उसका प्लान मॉरली क्वेश्चनेबल था, लेकिन उसके नजरिए से शायद वही एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बचा था। वॉइड बचपन से उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा था। इतनी बड़ी कॉस्मिक एंटिटी को ना क्यूर किया जा सकता था और ना ही हमेशा के लिए खत्म। इसलिए उसने उसके साथ लड़ने के बजाय एक खतरनाक बैलेंस बनाना शुरू कर दिया था, जहां वो पहले ही वॉइड को वो दे देता था जो उसे चाहिए होता, ताकि बाकी वक्त वो बिना किसी रुकावट के हीरो बनकर काम कर सके। रीड को ये सोच बहुत रिस्की लगती है। उसे साफ नजर आता है कि अगर कभी दुनिया को वॉइड के बारे में पता चल गया तो सबसे पहला निशाना खुद सेंट्री ही बनेगा। लेकिन सेंट्री को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय के साथ उसे महसूस होने लगा था कि वो और वॉइड एक दूसरे को पहले से कई ज्यादा समझने लगे थे। शायद इसीलिए अब वो वॉइड से लगातार लड़ने की कोशिश करने के बजाय पहले ही उसे वो सब दे देता था जो उसे चाहिए होता। लेकिन इसी के साथ वो रीड को एक और बात समझा देता है। क्रिस्टलाइन एंटिटी सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद
उससे भी ज्यादा खतरनाक मुसीबतें आने वाली है। ये बात रीड के लिए काफी शॉकिंग थी। समझ गया था कि अगर वाकई ऐसी कॉस्मिक थ्रेट्स दोबारा सामने आती है तो दुनिया को सेंट्री की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि जहां सेंट्री होगा वहां कहीं ना कहीं वॉइड भी होगा। दोनों कुछ देर तक वॉच टावर की बालकनी से सेलिब्रेशन देखते रहते हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद भी रीड के दिमाग में वॉच डॉग के लॉस का बोझ था। हर जीत अपने साथ कुछ ना कुछ छीन लेती है। तभी अचानक सेंट्री के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो रीड से उसकी स्पेसशिप मांगता है। कुछ ही देर बाद सेंट्री पूरी रफ्तार से अर्थ छोड़कर स्पेस की तरफ निकल पड़ता है। एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंचते ही वो अंतरिक्ष की खामोशी में आजाद उड़ने लगता है। इसी सफर के दौरान वो खुद को पहली बार पूरी तरह समझ पाता है। एक तरफ वो गोल्डन गार्डियन ऑफ गुड था और दूसरी तरफ वही इंसान यूनिवर्स के सबसे अंधेरे रूप वॉइड को भी अपने अंदर संभाले हुए था। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो हमेशा इन दोनों में से सिर्फ एक बनने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी असली पहचान इन दोनों पहलुओं को एक्सेप्ट किए बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। ग्रेटर गुड के नाम पर उसने कितने जाने गंवा दी, कितने वादे तोड़े और कितने डिस्ट्रक्शंस देखी और झेली। इसका बोझ वो आज भी अपने साथ लेकर चल रहा था। लेकिन आज वो किसी नए मिशन के लिए स्पेस में नहीं निकला था। आज वो सिर्फ एक बहुत पुराना वादा पूरा करने जा रहा था। सेंट्री खामोशी से स्पेस में तैरते हुए एक स्पेस शटल के तरफ बढ़ने लगता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उस पुराने वादे को पूरा करने का वक्त था जिसके बदले वो पहले ही बहुत बड़ी कीमत दे चुका था। वॉचडॉग को खोना उसके लिए सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं बल्कि जिंदगी भर का बोझ बन गया था। इसी एक वादे के वजह से इतनी बेपनाह ताकत होने के बाद भी वो नॉर्मी को नहीं बचा पाया था। बचपन से ही वॉइड उसके दिल और दिमाग का हिस्सा रहा था। सिर्फ 7 साल की उम्र से उसका एक ही सपना था, सबको बचाना। लेकिन वॉइड हमेशा उसकी हर नाकामयाबी, हर गिल्ट और हर फेलियर पर पलता रहा और शायद इसीलिए सेंट्री कभी भी सबको नहीं बचा सका। ये बात उसके अंदर इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि वो खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया था। पुरानी यादें उसके दिमाग में बार बार लौटने लगी थी। नॉर्मी। इन्हीं यादों के बोझ के साथ सेंट्री की आंखों में आंसू निकल आते हैं। लेकिन इस बार वो अपनी एक पुरानी गलती को जितना हो सके उतना ठीक करने आया है। कुछ ही देर बाद वो उस कैप्सूल तक पहुंच जाता है। एक पल के लिए वो उसे खामोशी से देखता है और फिर अपनी ताकत से उस कैप्सूल को तोड़ देता है। सीन वहीं से सीधा बॉब के घर शिफ्ट हो जाता है। लिंडी अकेले सोफा पर बैठी हुई थी। तभी घर का दरवाजा खुलता है। उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि बॉब वापस आ गया है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अपने साथ वो किसी बहुत खास को लेकर आया था। जैसे ही लिंडी की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि सेंट्री लाइका को वापस ले आया था। अब लाइका ही आगे चलकर नई वॉचडॉग बनेगी। उस पल सेंट्री के दिमाग में एक ही एहसास था, नॉर्मी के लिए गहरी माफी। वो आज भी खुद को उसके लायक नहीं मानता था। उसे लगता था कि चाहे वो कितनी भी जाने बचा ले, नॉर्मी का कर्ज शायद कभी नहीं चुका पाएगा। लेकिन इतने दर्द और कुर्बानियों के बाद आखिरकार एक छोटी सी खुशी उन सब का इंतजार कर रही थी। बॉब, लिंडी और लाइका तीनों एक साथ थे और इसी इमोशनल नोट के साथ सेंट्री की ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। और यही थी सेंट्री की फाइनल इशू की कहानी। कमेंट्स में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।